हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। और उसके बाद हम लोग आज डिस्कशन करने वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कक्षा 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, वो है गॉस का नियम, गॉस का प्रमेय। तो ये हम लोग दो टॉपिक को आज कवर करेंगे। अंत तक वीडियो पर बने रहना। और सतत आवेश वितरण के साथ साथ गॉस का नियम और गॉस के प्रमेय का गणितीय व्यंजक भी मैं आपको करके यहाँ दिखाने वाला हूँ। तो आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना, ठीक है। तो वीडियो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कह दूं कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। हमारे चैनल पर आपको क्लास 9, 10, 11, 12 के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो वीडियो लेक्चर बनाए गए हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो आपको करना कुछ नहीं, आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। जितने भी अपने फ्रेंड हैं उन सबको शेयर कर देना हमारे चैनल का लिंक जो है, और अपने हर एक ग्रुप में भी चैनल के लिंक को शेयर कर देना, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जहां हम लोग सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे पहले समझेंगे, ठीक है। ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसलिए पहले से हमने नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर करके रखा हुआ है, बस आपको थोड़ा समझाना है। उसके बाद गॉस का जब नियम और प्रमेय को हम लोग गणितीय व्यंजक के साथ पढ़ेंगे तो उसको मैं ऑन पेपर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। चलो तो देखो, जब एक बहुत बड़ी संख्या में आवेश परस्पर एक दूसरे के निकट उपस्थित होते हैं तो इन आवेशों को संतत रूप से वितरित माना जाता है। बहुत ज़्यादा आवेश हैं यदि एक दूसरे के पास लगातार, ठीक है, मतलब एक आवेश यहाँ तो एक आवेश यहाँ, एकदम पास में, ऐसे बस पास में अगर आवेश हैं तो इसको क्या कहते हैं, निकट, बहुत ही निकट उपस्थित होते हैं आवेश जो है, तो इसको हम लोग संतत रूप से वितरित मान सकते हैं, ठीक है। माना किसी वस्तु पर Q आवेश उपस्थित है तो इसे हम बहुत से छोटे छोटे या सूक्ष्म आवेशों के रूप में बांट सकते हैं। यदि कुल आवेश कितना है, देखो ध्यान से समझो बेटा, कुल आवेश क्या है, Q है, तो इसे हम छोटे छोटे या सूक्ष्म आवेशों के रूप में डेल Q के रूप में बांट सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, यदि यह आवेश एक विमा में वितरित करता है, समझना ध्यान से इसको समझना कि एक आवेश जो है, क्योंकि आवेश देखो बहुत सारे हैं, देखो ये है सतत आवेश वितरण, बहुत सारे आवेश एक साथ ऐसे निकट में स्थित है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, संतत रूप से वितरित मानते हैं। दूसरा चीज क्या है, अगर बहुत सारे आवेश है और कुल आवेश का मान अगर Q है तो उसे हम सूक्ष्म भागों के रूप में, सूक्ष्म आवेशों के रूप में बांट सकते हैं डेल Q के रूप में, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, यदि ये आवेश जो है, जो दिख रहा है आवेश क्या है, प्लस Q आवेश यहाँ पे लिया मैंने, ठीक है। यदि यह आवेश एक ही विमा में वितरित करता है या विचरित करता है, देखो एक ही विमा में जा रही है, लंबाई के थ्रू आगे बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। लंबाई बस में बढ़ रहा है, चौड़ाई में बढ़ रहा है क्या, ऊंचाई में बढ़ रहा है क्या, नहीं ना। तो यदि यह आवेश एक विमा में वितरित करता है तब इसे हम लोग रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। मतलब लंबाई के अनुदिश यह अगर विचरित करता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, तब इसे हम क्या कहेंगे, रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। ध्यान से समझना, तीन तरह के आवेश वितरण होते हैं, रेखीय, पृष्ठीय और आयतन। तो जब एक ही विमा में मतलब लंबाई के अनुदिश बस ये आवेश जो है फैले जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। सेकंड देखो, सेकंड क्या है, यदि यह आवेश जो है, यही आवेश यदि दो विमाओं में, ध्यान से रखना है, मैंने डैश कर दिया, यहाँ पे सेम वर्ड आपको यूज करना है जो यहाँ पे ऊपर पॉइंट में लिखा है, ठीक है। तो यदि यह आवेश दो विमाओं में विचरित करता है तब इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। बहुत सिंपल, क्षेत्रफल के अनुदिश, मतलब यदि ये लंबाई में तो जा ही रहा है, देखो यहाँ पे चित्र में देखते जाना, लंबाई में तो जा ही रहा है, अगर ये चौड़ाई में भी विचरित होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दोनों में विचरित अगर हो रहा है, तब इसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। क्लियर हो गया, देखो लंबाई में भी हो रहा है, ये लंबाई के अनुदिश भी बढ़ रहा है इधर, और ये चौड़ाई के अनुदिश भी बढ़ रहा है, ठीक है, समझ आ गया। तो लंबाई और चौड़ाई मतलब दो विमा में यदि अगर कोई आवेश है वह दो विमा में विचरित कर रहा है, दो विमा में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक लंबाई में और एक चौड़ाई में, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश
वितरण कहते हैं। मतलब क्षेत्रफल के अनुदिश यदि होगा तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे, और यदि लंबाई के अनुदिश बस होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। एक लास्ट है, अब समझ गए होंगे कि भाई यदि कोई आवेश है, एक आवेश जो है तीनों विमाओं में, ध्यान रखना किसमें, 3 विमाओं में विचरित कर रहा है। 3 विमा में मतलब लंबाई में भी, चौड़ाई में भी, और कुछ हद तक ऊंचाई में भी, ठीक है। ये त्रिविमा में अगर विचरित करेगा, ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, तीनों विमाओं में यदि विचरित करता है तब इसे हम क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। मतलब यहाँ आयतन के अनुदिश विचरण होता है। इसको और चित्र में हम लोग डिटेल से देखेंगे जब तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे, रेखीय, पृष्ठीय और आयतन आवेश वितरण, इन तीनों को अच्छे से पढ़ना है डिटेल से। तो क्लियर हुआ क्या, ये फर्स्ट पेज पूरा क्लियर हुआ, सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, क्लियर हुआ बच्चों। आगे देखें, अब देखो रेखीय आवेश वितरण किसे कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण क्या होता है इसको समझते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, 3 तरह के वितरण होते हैं, वो तो हम लोगों ने पहले ही पेज में समझ लिया है ना। सेकंड पेज पे देखो रेखीय आवेश वितरण, ठीक है। फर्स्ट है क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यह क्या होता है, तो जब आवेश लंबाई के अनुदिश या एक रेखा के रूप में वितरित होता है तब इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। वो समझ लिया था हम लोगों ने, है ना, बस उसी का परिभाषा लिख लेना है आपको। यह रेखा बहुत ही पतली मानी जाती है, मतलब इसमें चौड़ाई का तो कोई बात ही नहीं होता, इतना पतला होता है कि सिर्फ ये एक ही विमा में जाते हुए दिखता है, ठीक है। रेखा जो लिए हो ना, इतना पतला होता है कि ये एक ही विमा में जाते हुए दिखता है, और संपूर्ण आवेश जो है इसकी परिधि पर, इसकी सतह पर, इसके सतह पर, ठीक है। मान लो एक वायर है आपके पास, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक वायर का एग्जांपल लेते हैं, वायर, ठीक है, पतला सा वायर है। अब इसमें कोई चार्ज है जो वो एक ही विमा में जाएगा, देखो इसके सतह पर ही वितरित रहता है, और पृष्ठ पर, इसके सतह पर ही रहता है, अंदर में नहीं जाता, ठीक है, सतह पर ही वितरित रहता है, इसकी सतह या परिधि पर वितरित माना जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक बच्चों। अब आगे देखो, समझ आ गया आवेश किस तरह से वितरित रहेगा रेखीय आवेश वितरण में, ठीक है ना, लंबाई के अनुदिश बस रहता है। आगे देखिए, देखो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, किससे, लेमडा से। और रेखीय आवेश घनत्व आखिर होता क्या है, तो किसी चालक के एकांक लंबाई में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। कितना सिंपल है, किसी चालक के एकांक लंबाई में उपस्थित, ध्यान रखना, किसी चालक के एकांक लंबाई, क्योंकि लंबाई के अनुदिश होता है इसलिए क्या कहेंगे, किसी चालक के एकांक लंबाई में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा को रैखिक या रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। सिंपल है, ठीक है। मतलब रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग किससे दर्शाते हैं, लेमडा से। चलो यहाँ लेमडा से। अब मैंने क्या कहा, परिभाषा के हिसाब से देखो, इसका सूत्र भी बता रहा हूँ, रट्टा नहीं मारना बिल्कुल। आपको पता है किसी चालक के लंबाई, एकांक लंबाई में उपस्थित, एकांक लंबाई मतलब प्रति लंबाई मतलब लंबाई कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो प्रति लंबाई में उपस्थित या एकांक लंबाई में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा क्या है, क्यू है ना, तो आवेश की मात्रा, आवेश बटे क्या हो जाएगा, लंबाई। अब इसको बनाओगे, इसका फॉर्मूला जैसे बनाना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, लंबाई क्या है, एल है, ठीक है। इस तरह से इसका ये फॉर्मूला बन के आता है, लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। क्लियर हुआ क्या, इसको बॉक्स में पैक कर लो, बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, बहुत आगे यूज आने वाला है इसका। देखिए आवेश घनत्व तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके मात्रक की बात करें, इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट देखो ये क्या होगा, क्यू अपॉन एल, मतलब क्यू क्या है, कुलाम, कुलाम होता है, क्यू का यूनिट जो है क्या होता है, कुलाम होता है ना, आवेश है, और एल क्या है, लंबाई, लंबाई का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो कुलाम प्रति मीटर होता है, सी अपॉन एम, ठीक है, कुलाम पर मीटर। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कुलाम पर मीटर, ठीक है, ये इसका यूनिट होता है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक। अगर मैं कुल आवेश का मान निकालो बोल दूंगा यहीं से, अगर आपको रेखीय आवेश घनत्व तो लेमडा का मान पता है, तो कुल आवेश कितना होगा, तो बिल्कुल एकदम सिंपल है, बस इसको पक्षांतर करना है, क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल हो जाएगा, बस क्लियर, दैट्स इट, ठीक है। चलो आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, चलो थर्ड पेज पे देखते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व यदि आपने ये जो शुरू से मैंने समझाया उसको बिना स्किप किए हुए अच्छे से देखे हो तो ये दोनों बहुत सिंपल लगने वाले हैं। आपको हर चीज़ अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसे ही मैंने पृष्ठीय आवेश वितरण कहा, आपको समझ आ जाएगा हर चीज़। तो पृष्ठीय आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर हो गया, तो पृष्ठीय आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है देखते हैं। चलो, जब आवेश क्षेत्रफल के अनुदिश या दो विमाओं के रूप में वितरित होता है तब इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। दो विमा मतलब लंबाई भी होगा और चौड़ाई भी होगा, ये चित्र आपको दिख रहा है, देखो आवेश जो है वितरित हुआ है लंबाई के अनुदिश भी और चौड़ाई के अनुदिश भी, ठीक है।
तो हम लोग इसको समझने के लिए एक शीट ले लेते हैं, एक शीट, पतला शीट जो है, चादर समझ सकते हो इसको, है ना। शीट पर आवेश वितरित है जिसकी मोटाई अत्यंत अल्प, मतलब इसमें मोटाई नहीं है, एकदम पतला सा चादर है, इसमें लंबाई और चौड़ाई बस है, मोटाई नहीं है, ठीक है। 2 विमा बस है इसमें, ठीक है। तो यदि इस पर आवेश जो है वितरित होगा ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। और इसका आवेश किधर किधर होगा, लंबाई में भी और चौड़ाई के अनुदिश वितरित होगा। क्लियर हो गया, इतना चीज समझ आया। पृष्ठीय आवेश वितरण किस तरह से होगा। अब पृष्ठीय आवेश वितरण समझ गया है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है ये देख लेते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा से दर्शाते हैं। और यदि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। परिभाषा भी एकदम क्लियर है। फिर से वही बात बोलूंगा मैं भाई कि देखो, रफ में इधर बता रहा हूं मैं, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित, एकांक क्षेत्रफल मतलब प्रति क्षेत्रफल, तो नीचे क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा, प्रति क्षेत्रफल में उपस्थित कुल आवेश, कुल आवेश कहाँ आएगा, ऊपर आएगा आवेश, इसकी मात्रा कोई क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू आवेश को क्यू से दर्शाते हैं और क्षेत्रफल को ए से, तो क्यू अपॉन ए बन जाएगा। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है, बहुत सिंपल, याद रहेगा ये भी, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए हो जाएगा। और इसका मात्रक देखें तो क्यू अपॉन ए है, तो क्यू का मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगा, कूलम होगा, हाँ भाई सी, और ए क्या है, ए क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल का मात्रक क्या, यूनिट क्या होता है, मीटर का वर्ग या वर्ग मीटर, इसलिए क्या हो जाएगा, सी अपॉन या कूलम प्रति मीटर वर्ग, कूलम प्रति मीटर का वर्ग, ठीक है। यदि यहाँ कुल आवेश का मान निकालोगे, देखो कुल आवेश का मान यदि निकालोगे तो क्यू को वहीं रखो और इसको पक्षांतर कर दो, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको क्या मिलेगा, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। क्लियर हुआ, चलो आगे देखें, ये दोनों समझ आया। अब ये दोनों समझ आ गया तो आप लोगों को ये थर्ड भी बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि आयतन आवेश वितरण है, इसमें 3 विमा रहेंगे। देखो, तो जब आवेश आयतन के अनुदिश, जब आवेश आयतन के अनुदिश या तीनों विमाओं के रूप में वितरित होता है, तब इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। इसका परिभाषा आपके सामने ये जो नोट्स बनाए उसमें है, आप इसको नोट डाउन कर लेना बेटा, ठीक है। चलो, इसको समझने के लिए क्या करते हैं, एक घन ले लेते हैं हम लोग। घन में क्योंकि तीनों विमा रहता है, लंबाई भी रहता है, चौड़ाई भी रहता है, ऊंचाई भी रहता है। देखो ये चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये लंबाई है, ठीक है, ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, और एक क्या ले लिए, ऊंचाई ले लिए। तीनों विमा में यदि आवेश जो है वितरित होता है, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, तीनों विमा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में वितरित हो रहा है, ठीक है। अब इसी के बेस पे देखो, आयतन आवेश घनत्व यदि निकालेंगे तो ये भी बहुत आसान है। किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा, एकांक आयतन मतलब आयतन कहाँ रहेगा, बटे में रहेगा, कुल आवेश की मात्रा मतलब क्यू कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। तो किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर हुआ, आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। किससे दर्शाएंगे, रो से दर्शाते हैं इसको, रो से, चिन्ह दिख रहा है, रो से दर्शाते हैं। रो इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्यू अपॉन वी, वी क्या है, आयतन वॉल्यूम, ठीक है। इसके यूनिट की बात करें, मात्रक की बात करें तो क्या हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर की घात 3, कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो क्यू का मान यदि निकालोगे तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा रो अपॉन रो इंटू वी हो जाएगा, रो इंटू वी। देखो फॉर्मूला पे आप लोगों को क्लियर हो गया, ये 3 चीज़ें जो आपने पढ़ा, क्या क्या, लेमडा, सिग्मा और रो यूज होने वाला है बेटा। देखो ये, इसीलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में पढ़ाया। जब मैं गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम समझाना चालू करूंगा, उससे पहले हम लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया, ठीक है। आगे स्टार्ट करें गॉस के नियम को, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 12 के एग्ज़ाम के बिहाफ पे देखा जाए तो, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं गॉस के नियम को। आखिर गॉस का नियम क्या होता है, तो गॉस के नियम को स्टार्ट करने से पहले समझ ले, देखो भाई इसका प्रतिपादन जो है, इस नियम का प्रतिपादन कार्ल एफ गाउस द्वारा किया गया था, ठीक है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो 2 तरह से, गाउस भी पढ़ते हैं, कई बुक में गाउस लिखा मिलेगा या तो किसी बुक में गॉस लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं होना चाहिए कि इसको गाउस कहते हैं या गॉस कहते हैं। क्लियर हो गया ना,
ठीक है, समझ आ गया। उच्चारण अपने अपने अकॉर्डिंग किया है, अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ें जो है देखने को मिलती है। किसी में गॉस लिखा होता है, किसी में गॉस लिखा होता है। आपके पेपर में गॉस लिखा है या गॉस लिखा है, मतलब वही स्पेलिंग देख लेना। क्लियर, ठीक है। इस नियम का प्रतिपादन किसने किया, क्लियर हो गया ना, कार्ल एफ गॉस ने। ठीक है, इस नियम का प्रतिपादन कार्ल एफ गॉस ने किया। ठीक है, यह नियम क्या है, तो जो हम लोगों ने नियम पढ़ा था सबसे पहले, इस अध्याय में सबसे पहले नियम पढ़ा था वो था कूलाम का नियम। तो यह नियम कूलाम के, पॉइंट करके लिख सकते हो, यह नियम कूलाम के नियम के जैसा ही है, उसी का दूसरा रूप भी है। समझ रहे हो क्या, यह नियम कूलाम के नियम का दूसरा रूप है, कूलाम के नियम का दूसरा रूप है, ध्यान रखना। ठीक है, कूलाम का नियम किस पे आधारित था, ये बात क्लियर है क्या। कूलाम का नियम किस पे आधारित था भाई, स्थिर वैद्युत बल पर आधारित था। ठीक है, तो स्थिर वैद्युत बल पर आधारित यह नियम भी, जो गाउस का नियम पढ़ेंगे वो भी क्या है, स्थिर वैद्युत बल पर ही आधारित है। मतलब इसे हम लोग कूलाम के नियम का दूसरा रूप भी कह सकते हैं। क्लियर हुआ क्या। ठीक है, यह नियम जो है कूलाम के नियम का दूसरा रूप है। ठीक है, अब समझो, नेक्स्ट पॉइंट कर करके लिखना पहले ना इंपॉर्टेंट चीज़ को, फिर नियम जो होगा वहाँ से मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पहले कुछ इसके बेसिस पे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख रहे हैं। ठीक है, जो इस पे आधारित है। गाउस का नियम जो है किसी स्थिर विद्युत क्षेत्र में उपस्थित बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश में एक संबंध स्थापित करता है। ठीक है, क्या कहा मैंने, गाउस का नियम किसी स्थिर विद्युत क्षेत्र में उपस्थित बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश में एक संबंध स्थापित करता है। क्लियर, इसी संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, गाउस का नियम कहते हैं। तो ये जो नियम है बिल्कुल अच्छे से समझ लो भाई, ये क्या काम करता है, तो संबंध स्थापित करता है किसके किसके बीच में, तो स्थिर विद्युत क्षेत्र में उपस्थित बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स तथा पृष्ठ के अंदर कुल उपस्थित आवेश। ठीक है, इन दोनों के मध्य क्या करता है, वो संबंध जो है स्थापित करता है। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ क्या बच्चों। आगे देखते हैं। देखो, जो विद्युत पृष्ठ या विद्युत क्षेत्र में उपस्थित बंद पृष्ठ है, ध्यान से लिख लेना इसको भी, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित जो बंद पृष्ठ होता है उसे गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, तो लिख लो, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित बंद पृष्ठ को गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। बंद पृष्ठ को गॉसी पृष्ठ कहते हैं। क्लियर हुआ, गॉसी पृष्ठ क्या होता है, समझ आ गया। जो बंद पृष्ठ रहता है उसे ही हम लोग गॉसी पृष्ठ कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। चलो आगे देखें, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई यहाँ तक। इसके कथन को हम लोग समझेंगे, ठीक है। और इस देखो, गॉस के नियम का उपयोग कर क्या कर सकते हैं, जो भी आवेशित वस्तु है उसके विद्युत क्षेत्र की गणना हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो एक पॉइंट और लिख लो बेटा, यहाँ पे क्या लिख लो कि गॉस के नियम का उपयोग कर, गॉस के नियम का उपयोग कर, गॉस के नियम का उपयोग कर आवेशित वस्तुओं के विद्युत क्षेत्र की गणना, विद्युत क्षेत्र मैं शॉर्ट में लिख दूं, पूरा लिख लेना आप लोग, विद्युत क्षेत्र की गणना आसानी से की जा सकती है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये काम है भाई गॉस के नियम का। ठीक है, चलो आगे देखेंगे इसके कथन को। ठीक है, इसका कथन क्या होता है, तो पूरा पॉइंट समझ आ गया। यह नियम किसने दिया था, कार्ल एफ गॉस ने दिया था। और यह नियम जो है कूलाम का जो नियम था, जो स्थिर विद्युत बल पर आधारित था, उसी का दूसरा रूप भी है। ठीक है, अब आगे और मैं इसको बता दूं तो गॉस के नियम में किसी स्थिर विद्युत क्षेत्र में उपस्थित बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश में एक संबंध जो है प्रदर्शित किया जाता है, या एक संबंध जो है स्थापित करता है यह नियम जो है। इसी संबंध को हम लोग गॉस का नियम कहते हैं।
जो विद्युत क्षेत्र में उपस्थित जो बंद पृष्ठ रहते हैं उसे ही क्या कहते हैं, गॉसी पृष्ठ कहते हैं। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए तो गाउस के नियम का उपयोग करके आवेशित वस्तुओं के विद्युत क्षेत्र की गणना आप आसानी से कर सकते हो। इतना पॉइंट समझ आ गया। इस नियम का कथन लिख लेते हैं, ठीक है, गाउस के नियम का कथन। तो गाउस का नियम क्या है उसका कथन देख लेते हैं, कथन, ठीक है, कथन करके डबल इन्वर्टेड कॉमा करके लिख लेना, ठीक है। तो इसका कथन जो है समझो, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक या स्वेच्छा गृहित बंद पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। बहुत सिंपल है। ये क्या करता है भाई, तो विद्युत फ्लक्स और स्थिर विद्युत क्षेत्र में जो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स रहता है और पृष्ठ के अंदर जो कुल आवेश रहता है उसमें संबंध दर्शाता है। तो बता दिया ना इसने, संबंध दर्शा दिया कि विद्युत फ्लक्स का मान जो है वो कुल आवेश का कितना होता है, 1/ε0 गुना होता है, ε0 गुना होता है। इसको दूसरे सरल शब्दों में भी मैंने यहाँ पे इसका कथन जो है लिखा है। आपको जो भी कथन सही लगता है, जो कथन जल्दी याद होता है या आसानी से समझ आता है उसको आप लिख देना, दोनों बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो देखो अथवा में क्या लिखा हम लोगों ने, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, क्या कहा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात जो कुल विद्युत फ्लक्स अगर φe है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या है, φe है, तो वो बराबर होगा किसके, Q/ε0, या इसको अच्छे से लिखे तो 1/ε0 × Q हो जाएगा, ठीक है। तो देखो Q का क्या होगा, Q के सामने क्या है 1/ε0, मतलब 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। मतलब गुजरने वाला, देखो फिर से समझा रहा हूँ जो कथन है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या है, φe, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश क्या है, Q, उसका कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। क्लियर हो गया। ये फॉर्मूला देखते ही आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। तो ये इसका गणितीय रूप है, ठीक है। इसको सिद्ध करेंगे हम लोग, प्रूफ करके देखेंगे। गॉस का प्रमेय लिखो तथा सिद्ध करो भी आता है, ठीक है। तो इसको सिद्ध करना है हमको, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने शुरू से कहते आया, आज के सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है, ठीक है। चलो इसको प्रूफ करने का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका प्रमाण देखते हैं, प्रूफ देखते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखना, इसको समझना, ठीक है। तो इसका प्रमाण देख लेते हैं, प्रूफ। आखिर इसका प्रमाण क्या है, प्रमाण या गणितीय रूप क्या है, गणितीय रूप, ठीक है। इसका प्रूफ या गणितीय रूप या प्रमाण देख लेते हैं हम लोग। क्या है भाई, कभी पेपर में आता है कि सिद्ध करो कि गॉस का प्रमेय जो है या गॉस का नियम ऐसा होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो तो हम लोग इसको प्रमाणित करने के लिए एक कोई बंद पृष्ठ लेते हैं। तो बंद पृष्ठ हम लोग क्या ले लिए, मान लो S, ठीक है। माना S कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है। क्लियर दिख रहा है ना, एक मिनट चेक कर लूँ मैं, ठीक है। हाँ चलो क्या करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं इसको सिद्ध करना। तो क्या करेंगे, माना एस कोई, एस क्या है, सरफेस है ना, एस कोई बंद पृष्ठ है। सबसे पहले यही लेंगे, एक बंद पृष्ठ लेना जरूरी है, ठीक है। गॉसी पृष्ठ पे ही यह नियम जो है काम करता है, जिसके अंदर ये बंद पृष्ठ है, जिसके अंदर बिंदु O पर, जिसके अंदर बिंदु O पर +Q आवेश स्थित है। कौन सा आवेश है, +Q आवेश स्थित है। यहाँ तक का बात समझ आया क्या सभी लोगों को। एक कोई बंद पृष्ठ लिए हैं S, जिसका नाम दिया है, और इसके अंदर बिंदु O पर क्या है, +Q आवेश स्थित है। और बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, दूरी पर एक बिंदु P है। एक बिंदु क्या ले लिए, बिंदु P है। यहाँ तक का पॉइंट पूरा समझ आया। अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पूरा लिखना है इसको, मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आखिर कितनी होगी। तो तीव्रता का फॉर्मूला सभी लोग जानते हो, शुरू से जो क्लास स्टार्ट किए हैं हम लोग उसमें मैंने बताया भाई। तो बेसिक से जिन्होंने पढ़ा, तीव्रता का सीधा सूत्र आपको याद आ जाना चाहिए। क्या होता है, 1/4πε0 × Q/r² दूरी का वर्ग, यही तीव्रता होता है, ठीक है।
समझ आ गया ना। तो देखो जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ कहा उसको एक डायग्राम में बना लेते हैं। डायग्राम ध्यान से समझना कि माना एस कोई बंद पृष्ठ है। सबसे पहली बात तो एक हम लोग बंद पृष्ठ बना लेते हैं। कोई सा भी आप बंद पृष्ठ कैसा भी बना सकते हो। ये मैंने बना दिया। ये एस कोई क्या है, बंद पृष्ठ है मान लो, ठीक है। ये बंद पृष्ठ है जिसमें कोई क्या है, एक बिंदु, इसके अंदर कोई बिंदु, एक तो बिंदु है जिसमें क्या ले लिया हम लोग, ओ बिंदु क्या है, ओ। इस पर क्या है, प्लस क्यू आवेश स्थित है। इस बिंदु पर क्या है, प्लस क्यू आवेश स्थित है। इससे आर दूरी पर, ध्यान से, ओ से कितनी दूरी पर, ओ से इस आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर क्या है, एक बिंदु पी है। ये दिख रहा है ना, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ज्ञात करनी है या हमको बताना है। तो बहुत आसान है, सिंपल है, ठीक है। ये जो हमने लिखा तीव्रता कहाँ से है, क्लियर हो गया ना, यहाँ तक का बात समझ आया सभी लोगों को, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इस बिंदु पर हमें एक अल्प पृष्ठ, क्योंकि पूरे पृष्ठ को तो एक साथ गणना नहीं कर सकते, छोटे पृष्ठ को ले लेते हैं, फिर उसका समाकलन कर देंगे, पूरे पृष्ठ का आ जाएगा ना। तो अब बिंदु P पर क्या कर लेते हैं, एक अल्प पृष्ठ ds की गणना कर लेते हैं या रचना कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे लिख लेना, अब बिंदु P पर, अब बिंदु P पर एक अल्प पृष्ठ, एक अल्प पृष्ठ या छोटा पृष्ठ कौन सा ले लेते हैं, ds, क्योंकि पूरा पृष्ठ हम लोगों ने s लिया था। तो अल्प पृष्ठ ds की रचना करते हैं, ds की रचना कर लेते हैं। क्लियर हो गया। अब देखो ds की रचना कर लिया हम लोग, ds की रचना कर लिए तो डायग्राम पे देखते चलना, ठीक है। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, एक छोटा सा पृष्ठ ले लिया, छोटा सा पृष्ठ ds ले लिया। ये है छोटा सा पृष्ठ भाई, P पर हम लोगों ने एक छोटा सा पृष्ठ क्या ले लिया, ds ले लिया। ध्यान रखना, इसको मैंने ds कहा। ये पृष्ठ जो छोटा सा पृष्ठ मैंने दिखाया ना, वो क्या है, ds। क्लियर हुआ यहाँ तक। अतः इस अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। तो आगे लिखो, अतः इस अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, इस छोटे से पृष्ठ से या ये जो अल्प पृष्ठ लिया उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। सभी लोगों को पता है। तो क्योंकि हम लोग छोटे पृष्ठ की बात कर रहे हैं इसलिए छोटा फ्लक्स लेंगे। विद्युत फ्लक्स क्या होगा, उसका मान भी अल्प होगा, कम होगा, छोटा होगा। मतलब फाई ई नहीं लिख रहा हूँ मैं, डी फाई ई लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, समझ आ रहा है बात, क्योंकि इसका मान भी कम होगा। डी फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू डी एस, क्योंकि पृष्ठ ही क्या है, अल्प है, ई इंटू डी एस हो जाएगा, ठीक है। अब E का मान हमको पता है क्या बच्चों, देखो E का मान हम लोगों ने पहले निकाला, ठीक। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने पहले गणना कर रखी, बस इस E का मान डाल दो तो विद्युत फ्लक्स डी फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी फाई ई इज इक्वल टू, E का मान डाल दोगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, ds। किसी को कोई डाउट है कि यहाँ तक, किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए भाई, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, यहाँ तक तो कोई डाउट का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है ना। चलो आगे चले, क्या यहाँ तक समझ आ गया सभी लोगों को, ठीक। चलो अब देखते हैं, समझना बात को पूरा, यहाँ तक क्लियर। चलो क्लियर हो गया ना। अब यहाँ ध्यान से देखो, आपके पास क्या आएगा, इसको आप अच्छे से व्यवस्थित करके ऐसा भी लिख सकते हो, क्या देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डी फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 1 अपॉन था उसको क्यू अपॉन कर दो, चलो भाई, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एस अपॉन आर स्क्वायर। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना भाई, ठीक है। और याद आ रहा होगा बच्चों कि ये डी एस अपॉन आर स्क्वायर कुछ तो है, इसको कहीं ना कहीं हम लोगों ने पढ़ा है। तो याद करो जब मैंने घनकोण पढ़ाया था, ध्यान आएगा, देखो ये घनकोण मैंने पढ़ाया था, तो इसमें एक हमारे पास टर्म आया था, यहाँ ध्यान से देखो, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर स्क्वायर होता है। मतलब डी एस अपॉन आर स्क्वायर था, उसको हटा के हम क्या कर सकते हैं, डी ओमेगा डाल सकते हैं यहाँ पे। तो डी फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
ये क्या हो जाएगा डी ओमेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। घन कोण से हम लोगों के पास आया, कहाँ से, घन कोण से, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया घन कोण से। जो घन कोण हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था वहीं से ये चीज़ें जो है आई है भाई। क्लियर हो गया। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए यदि मुझे निकालना है, ये किसके लिए था, छोटा सा मान अल्प पृष्ठ के लिए, मुझे तो पूरे संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना है ना भाई, संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ एस से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स करो। ठीक है, चलो, तो संपूर्ण पृष्ठ, अतः संपूर्ण पृष्ठ एस से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, यहाँ लिख लेना आप लोग, लास्ट में यही लिख लो कि संपूर्ण पृष्ठ एस से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, अतः संपूर्ण पृष्ठ एस से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, है ना। समाकलन करते हैं, चलो भाई, कुल विद्युत फ्लक्स, चलो इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, दोनों पक्षों का समाकलन। ठीक है, कुल मान चाहिए, मतलब दोनों पक्षों का हमको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ जाएगा। अब समाकलन कर देते हैं तो देखो ध्यान से क्या होगा, ये जो डी फाई ई था, डी फाई ई क्या होगा देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या था, डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, यही था क्या। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वो भी क्या, क्लोज्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्लोज्ड इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ के लिए। ठीक है, तो ये साइन बता रहा है क्या, क्लोज्ड इंटीग्रेशन हो रहा है उसको बता रहा है। ठीक है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन का साइन है, और इसका मान तो बहुत सिंपल है, डी फाई ई का मान जब इसको समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई ई आ जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ फाई ई पूरा मान जो है फाई ई आ जाएगा, और ये क्लोज्ड समाकलन है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने क्या लिख दिया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब यहाँ किसका समाकलन नहीं हो सकता, या ऐसे कर सकते हो, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो। तो कांस्टेंट क्या है, Q है, हाँ बिल्कुल, 4 भी कांस्टेंट है, ठीक है, नियतांक है, और पाई भी नियतांक है, एप्सिलॉन नॉट भी नियतांक है। अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डी ओमेगा रह जाएगा। तो फाई ई का जो मान है वो क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। और डी ओमेगा क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा निर्मित घन कोण कितना होता है, 4 पाई होता है। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई, 4 पाई। ठीक है, क्यों 4 पाई हुआ, समझ आ गया। तो 4 पाई क्यों हुआ, क्योंकि इसका मान जो है संपूर्ण पृष्ठ द्वारा निर्मित घन कोण कितना होता है, हमेशा 4 पाई होता है। रीज़न लिख देना है यहाँ, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, यहाँ पे लिख देना भाई, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा निर्मित घन कोण, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा निर्मित घन कोण क्या होगा, घन कोण 4 पाई होता है। ये मैंने सिखाया था ना घन कोण। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। घन कोण का मान मैंने निकाला, ये क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए डी ओमेगा मतलब घन कोण की बात करें तो घन कोण संपूर्ण पृष्ठ के लिए कितना होता है, 4 पाई होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल चीज़ था। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब बस इतना अगर आप समझ गए तो आने ही वाला है। देखो बस क्या करना है आपको, आगे हल करो थोड़ा सा। ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, ये 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो गया। ये 4 पाई कहाँ से आया था, समझ आ रहा है ना, 4 पाई दोनों ऊपर और नीचे से कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या बचा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा। इसी को और सिस्टमेटिक तरीके से आपने लिख दिया तो फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो गया, Q आ गया। और अरे भैया यही तो गॉस का प्रमेय है, गॉस का नियम है, यही तो गॉस का नियम है। क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट नहीं ना, यही गॉस का क्या है, प्रमेय है। बस आपको लिख देना है यही गॉस का प्रमेय है, सिद्ध हुआ। ठीक है, तो क्या कर दो, बस इसको अच्छे से याद रखना, फाई ई, और इसी का अनुप्रयोग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो क्या लिख दो, यही गॉस का नियम है, यही गॉस का प्रमेय है या नियम है। और कोई डाउट किसी को? बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को चीज़ें जो है बहुत क्लियर और अच्छे से समझ आ रही होंगी, है ना।
चलो तो क्लियर हुआ ना यहाँ तक। गॉस का नियम, गॉस का प्रमेय अच्छे से समझने के बाद देखो इसको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा अगर आप लोगों ने डिटेल से समझ लिया तो उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी आप समझ सकते हो। देखो गॉसियन पृष्ठ का आकार कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बनाया था क्या, कुछ इस तरह का आकार बना दिया था, ऐसे टेढ़े मेढ़े, है ना, कुछ भी हो सकता है, गोली हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, घनाकार हो सकता है। सिर्फ शर्त यह है कि उस आकृति में आवेश जो वितरण होता है, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वह सममित होना चाहिए। ठीक है, सममितता पाई जानी चाहिए। समझ आया ये वाला पॉइंट? ठीक है। गॉस का नियम जो है गॉसियस पृष्ठ के आकार पर निर्भर बिल्कुल नहीं करता। ऐसा नहीं है गॉसियस पृष्ठ बहुत बड़ा है, छोटा है तो गॉस का जो नियम है वो कुछ वेरी करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो गॉसियन पृष्ठ के आकार पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता गॉस का नियम। ठीक है। गॉस का नियम बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश की मात्रा, आवेश की प्रकृति तथा उस माध्यम पर निर्भर करता है। ध्यान रखना, गॉस का नियम जो है बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश की मात्रा, आवेश की प्रकृति तथा उस माध्यम पर निर्भर करता है जिसमें वह स्थित है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो कूलाम का जो नियम, मैंने पहले ही बताया कि कूलाम का नियम का दूसरा रूप ही है, लेकिन ध्यान रखना, मैंने कहा लेकिन कूलाम का नियम जो है केवल और केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है, लेकिन गॉस का नियम जो है आवेश की स्थिरता और गतिशीलता पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है। एक लास्ट पॉइंट को देखें तो ये जो नियम है बंद पृष्ठों के लिए ही मान्य होता है, बंद पृष्ठों पर ही लागू होता है। गॉस का नियम जो है बंद पृष्ठ मतलब गॉसी पृष्ठ पर ही लागू होता है। बस इतना चीज, इतना आसान चीज आप समझ लो ना, तो गॉस का नियम हो गया आपके लिए पूरा क्लियर, कोई टेंशन नहीं। गॉस का नियम अगर आता है आपको, गॉस का प्रमेय लिखो और सिद्ध करो तो आप आराम से बना सकते हो। जैसा आज का क्लास रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास था और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। यदि आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो बेटा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स तक, अपने दोस्तों तक शेयर करो। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारा जो मोटो है कि भाई हम फ्री एजुकेशन और वो भी क्वालिटी एजुकेशन हर एक बच्चे तक पहुँचाए, खासकर छत्तीसगढ़ के समस्त बच्चों तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है, लेकिन वो उद्देश्य अभी तक कामयाब नहीं होते दिख रहा है मुझे। मैं अपना वर्क करे जा रहा हूँ। ठीक है, आपको बस काम क्या करना है, क्लियर है ना? चलो तो उम्मीद करता हूँ एक दिन ज़रूर हम वो अचीव करेंगे, आप लोगों का सपोर्ट मिलते रहेगा। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जहां हम लोग गॉस के नियम का अनुप्रयोग करेंगे। उसमें से एक अनुप्रयोग जरूर एग्जाम में आता है और कोशिश करेंगे कि पूरे अनुप्रयोग को एक ही क्लास में पूरे अनुप्रयोग को रफा दफा कर दें। ठीक है, तो पहला पार्ट जो है मतलब अध्याय 1 जो है, इस यूनिट का अध्याय 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहो, घर पे रहो, खुश रहो, अच्छे से रहो। ओके।